हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए जो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए विषय गणित। इसके अंतर्गत आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से अनिवार्य हैं। आप यहाँ देखिए कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड परीक्षा 2022 सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके सही विकल्प आएंगे जो 5 प्रश्न हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए आपके जो सही विकल्प कैसे आए। पहला विकल्प है 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिए देखिए। पहला ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है 8, बी नंबर 6, सी नंबर 4 और डी नंबर 16। अब आपको यहाँ से चारों में से सही आंसर चुन के लिखना है। तो आप ऐसे ही अंदाज से तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको हल करके देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग। हमें ऐसा 8 का वर्ग पूरे की घात क्या है? 1/2। जब घात की घात रहती तो घात का क्या हो जाता है? गुणा। तो ये क्या होगा? 8 की घात 2 गुणित 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा? 8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का 8। इसका सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर का 8। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर ऋण 2/5, बी नंबर ऋण 5/2, सी नंबर 2/5, डी नंबर 5/2। इसको भी हल करके देखते हैं। बहुपद px बराबर क्या दिया है? ये दिया है आपको 2x धन 5। शून्य क्या है? तो इसके बराबर शून्य मान लीजिए। तो 2x बराबर धन 5 का पक्षांतरित क्या हो गया? ऋण 5। तो x बराबर क्या हो गया? ऋण 5 भागित 2। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋण 5/2। तो इस प्रकार से जब तक आप हल करके नहीं देखेंगे तो आप सही आंसर नहीं लिख सकते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है, गोले का आयतन होगा। यहाँ आपको गोले के आयतन का सूत्र पूछा है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो गोले के आयतन का सूत्र होता है आपका 4/3 पाई आर का घन। अब इस चारों ऑप्शन में ए नंबर है क्या? नहीं। बी नंबर नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्या हो गया? 4/3 पाई आर का घन। और डी नंबर भी गलत है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या हो गया? 4/3 पाई आर का घन। और 2/3 पाई आर का घन किसका? अर्ध गोले के आयतन का सूत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न हुआ। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? किसी पासे की फेंक में शून्य आने की प्रायिकता। किसी पासे को फेंकने पर शून्य आने की प्रायिकता, उसका सही आंसर होगा शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य। ए नंबर सही है। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 7 और डी नंबर 5। तो सबसे पहले आप विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाल के हल करके देखेंगे तभी आपको बन पाएगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 हो गई, फिर 3, 5, 7 और 9। इन सबको जोड़ देंगे और कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। 5 का भाग दे देंगे। तो 9 में 7 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े 21, 21 में 3 24 और 1 25। क्या आ गया हमारा? 25। 25 भागित 5, 5 एकम 5, 5 25। कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। डी नंबर का क्या आंसर आ जाएगा? 5। इस प्रकार से अन्य प्रश्न भी कोई भी पूछे तो विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग नहीं आता। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये क्या होंगे? विषम संख्या। और सम संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का भाग चले जाता है। तो सम संख्या विषम संख्या मालूम हो गई यहाँ पे आपको। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर दिया है
बहुपद x की घात 3 ऋण x का वर्ग धन 1 में x वर्ग का गुणांक खालिस्तान है। आपको यहाँ पे गुणांक बताना है, तो गुणांक क्या आएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1 या ऋण 1। ये इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 और ऋण 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये 1 और ऋण 1 दोनों में से कौन सा आएगा, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं x वर्ग का गुणांक यानी उसके सामने जो अंक होता है, तो ये x वर्ग है, जैसे क्या लिखा है ऋण x का वर्ग x की घात 3 धन 1। इसमें हमें ये x वर्ग का गुणांक बताना है, तो x वर्ग के सामने कोई संख्या नहीं तो क्या है 1, और उसके सामने क्या का चिन्ह है ऋण 1, तो इसका सही आंसर क्या आएगा ऋण 1। x वर्ग का गुणांक क्या हो गया ऋण 1। तो ये हमने x वर्ग का गुणांक निकाल लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे बिंदु 7 ऋण 6, बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान, कोटि क्या होती है, जो y का मान होता है वो कोटि होती है और x का मान क्या होता है भुज। तो जो 7 है ये भुज है और ऋण 6 क्या हो गई कोटि, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऋण 6। फिर अगला देखिए, अगला तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरे नंबर में 3x बराबर 24 तब x का मान खालिस्तान होगा। तो हम क्या करेंगे, ये लिख दी हमने 3x बराबर 24, तो इसमें किसका मान ज्ञात करना है हमें x का, तो x बराबर, तो ये x और 3 के बीच में गुणा कर चिन्ह इसका पक्षांतर करें काय में जाएगा भाग में, तो 24 भागित 3 होगा और 3 का भाग 24 में देंगे तो क्या आएगा 8, 3 8 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसका चौथा नंबर प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर में क्या दिया, यदि a धन b धन c बराबर 0 तो a घन धन b घन धन c घन का मान होगा, a घन धन c घन धन b घन बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0 या 3ab, तो इसका सही आंसर आएगा 3abc। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला नंबर दिया है कर्णी 3, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सत्य असत्य, तो बिल्कुल सही है ये। कर्णी 3 क्या है अपरिमेय संख्या। आपको कर्णी 3 की जगह कर्णी 2 भी देगा तो वो भी अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है, कर्णी 11 अपरिमेय, कर्णी 13 अपरिमेय। जितनी भी अभाज्य संख्याएं यदि कर्णी के अंदर आती हैं वो क्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पहले का आंसर सत्य। फिर दूसरे का देखिए, दूसरे में क्या कहा है, दूसरे नंबर में दिया है x धन y बराबर 0 का एक हल x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 है। तो सत्य असत्य, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा समीकरण दिया है इसमें क्या दिया समीकरण, x धन y बराबर 0 दिया है। इसमें हम x का मान क्या रख दी 1 और y का मान ऋण 1 बराबर 0। 1 में से 1 घटाए तो 0 बराबर 0। दोनों पक्ष कैसे आ गए बराबर, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सत्य। पहला भी सही था, दूसरा भी सही। तीसरा देखिए, x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। क्या कह रहा है इसमें, x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल गलत, ये y अक्ष का समीकरण कहलाएगा, तो ये क्या आ जाएगा असत्य। फिर चौथा देखिए, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं है, असत्य, क्योंकि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है। हमारे प्रश्न में पूछा नहीं होता, नहीं होता इसलिए असत्य होगा। यदि यहाँ पे होता है पूछता है तो क्या आ जाता सत्य। देखिए फिर इसका प्रश्न नंबर 5, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होती है। चित्त आने पर एक सिक्के को अब एक देखो सिक्के कितने पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त या पट। और यहाँ पे जो कुल परिणाम बता रहा है कितना बता रहा है 6 बता रहा है। तो जबकि कुल परिणाम कितने आने चाहिए, एक सिक्के को उछालने पे 2 आना चाहिए। तो एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होती 1/2 होती, और हमारे यहाँ पे प्रायिकता क्या बताया 1/6, इसलिए क्या होगा असत्य होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आया, भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा।
अब इसका दशमलव रूप निकालने के लिए आपको 1 में किसका भाग देना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा। जैसे हमने दिए यहाँ पे 1/7 भाग्य तो भागने से शून्य क्या लग गया, दशमलव, और यहाँ पे क्या लगा है, शून्य। 7 एकम 7, 7 में से 10 में 7 घटाए 3, उतारे कितना, शून्य। 7 चौके 28, यहाँ पे 28 लिख दिया हमने। फिर घटा दी 2, 7 दूनी 14। तो आप दशमलव को 3 स्थान तक ले लिए तो हम कितना आ गया, 0., इसका मान क्या आ जाएगा, 0.142। तो भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.142। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। आपको द्विघात बहुपद का उदाहरण, द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो द्विघात बहुपद हो। द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या हो सकता है, आप सीधे लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, ax का वर्ग धन bx धन c। ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक मालूम होना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। फिर इसके बाद चौथा नंबर क्या कह रहा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं, ये एक बिंदु ये हो गया हमारा, दूसरा बिंदु ये हो गया, ये 2 भिन्न बिंदु हो गए। इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इनसे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी, ये तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसके बाद अगला 5वां नंबर देखिए। 5वें नंबर का है घन के आयतन का सूत्र। तो घन के आयतन सूत्र होता है ए का घन या भुजा का घन, या क्या लिख सकते हैं, भुजा का घन। तो ए क्या हो गई यहाँ पे, भुजा। तो घन के आयतन सूत्र क्या हो गया, ए का घन। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 5 में सही जोड़ी बनाने को कहा है। आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर दिया है, एक साइड स्तंभ दिया, एक साइड स्तंभ। उसमें पहला नंबर दिया ऋण 3 गुणित ऋण 4। उसके आंसर कहाँ दिया है, ब नंबर में दिया। प्रश्न दिए हैं आपके अ नंबर में। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ऋण 3 का ऋण 4 से गुणा करेंगे। ऋण 3 का जब ऋण 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धन 12 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धन 12। धन क्यों हुआ, ऋण का ऋण में गुणा की धन, 3 का 4 में गुणा की 12। अब ऋण 6 में से धन 19 घटाएंगे, तो 19 में से 6 घटा देते हैं। 19 में 6 घटाए 13, और बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह इसलिए धन 13। तो इसका सही आंसर आ जाएगा धन 13। 1/100, 1/100, 100 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, 0.01। फिर देखिए यहाँ पे 1/6 गुणित 618 है, तो 6 का भाग 618 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 103 बार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 103। फिर 1/4 धन 1/4, इसको जोड़े तो देखो आधार समान है, इसके हर समान है, तो लघुत्तम 4 आ गया, और ऊपर 1 धन 1, 2/4, 2 एकम 2, 2/4 तो हमने क्रॉस की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, और 1/2 यानी आधा, 2 का भाग 1 में दिए तो क्या आ गया, 0.5। इस प्रकार यहाँ पे आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। ये आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 नंबर क्या दे रहा है, प्रश्न नंबर 6 में दिया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो आप बता सकते हैं हाँ या ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। आप क्या बता सकते हैं, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हम लिख सकते हैं 0/2, 0/3, जहाँ p और q पूर्णांक हो। p और q का मान एक पूर्णांक है, देखो 0 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है और q बराबर 0, यानी q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक, इसका अथवे में आया है आपको, जो ब्रिज कोष से आ रहा है। अथवे में क्या दिया है, 3002 में से 2149 घटाइए और इनको जोड़िए। तो इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न इसका अथवा आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, क्या ऐसी 2 अपरिमेय संख्याएं,
ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं, जिनका योग एवं गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या कहा है प्रश्न में, प्रश्नों को समझिए आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या कहा है। क्या ऐसी दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है यहाँ पे ये, तो अपरिमेय संख्याएं जैसे हम ले लेते हैं, क्या ऐसी दो अपरिमेय संख्या जिनका योग और गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या हैं, तो हम इसका आंसर आ जाएगा हाँ। अब औचित्य देने के लिए कहा, तो औचित्य क्या देंगे हम इसका, जैसे हमने क्या ले लिए, दो अपरिमेय संख्या, एक ली हमने 2 धन करनी 3, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दूसरी ले लिए, इसको जोड़ दो, योग करके देखते हैं, धन 2 ऋण करनी 3, ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये करनी 3 से करनी 3, धन करनी 3 से ऋण करनी 3 क्रॉस हुआ, बचा क्या, 2 धन 2, 2 में 2 जोड़े तो क्या आ गया 4, 4 क्या है हमारा परिमेय संख्या, तो योग में आ गया परिमेय संख्या, तो पहला औचित्य हो गया। अब दूसरा औचित्य, अब इसका गुणा करने को कहता है, मान लो हमने इसका गुणा किए, तो गुणा करके देखते हैं, देखो हम गुणा करके देखते हैं किसका, जो अपरिमेय संख्या लिए दो, एक हो गई 2 धन करनी 3 और दूसरी 2 ऋण करनी 3। अब हम तो यहाँ ए धन बी और ए ऋण बी का सूत्र लग जाएगा, 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और करनी 3 का वर्ग 3, 4 में से 3 घटा तो क्या आ गया 1, 1 क्या है परिमेय संख्या। तो हमने उत्तर का औचित्य दे दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका उसका अथ्य में, यदि ये नहीं बन रहा तो उसका ये वाला करिए आप। इसमें कहा है 1/100 को दशमलव में, तो 1/100 को दशमलव निरूपण कैसे करेंगे आप, शून्य लिख दीजिए और ऊपर कितनी संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, नीचे 2 शून्य है तो ऊपर 1 शून्य लगा के, तो ये एक संख्या है, 2 संख्या बाद दशमलव, तो 0.1। और जैसे यहाँ पे 25 वाला है, 25/1000, तो अब देखिए नीचे शून्य कितने हैं, 3 शून्य है, तो ऊपर कितनी संख्या बाद दशमलव आएगा, 3 संख्या, जबकि हमारे पास कितनी संख्या है, 2 हैं। तो 3 संख्या करने के लिए हमको क्या करना, दशमलव लगा दीजिए, फिर शून्य लगा दीजिए 2 5, तो ये दशमलव निरूपण हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, पाई बटे 6x में x वर्ग धन 1 में x वर्ग का गुणांक बताने को कहा है इसमें, तो आपको आसानी से बता देंगे। x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक क्या आ जाएगा, उसके सामने संख्या है, उसके सामने क्या है, कोई संख्या दिख रही तो 1 है, तो x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा 1। यदि आपको यहाँ x का गुणांक पूछता तो π/6 हो जाता, तो इस प्रकार से गुणांक निकाल सकते हैं। इसी के अथ्य में यदि ये वाला प्रश्न नहीं बन रहा तो उसके अथ्य में क्या दिया है, m के मान के लिए x⁻³ ऋण 2m x का वर्ग धन 16 में द्विपद x धन 2 से विभाज्य कीजिए, यानी कि इससे भाग देना है आपको और m का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एक गुणनखंड द्विपद दिया है, इसमें आप x धन 2 है तो इसके बराबर शून्य लेके एक शून्य ले लिए, क्या आ गया ऋण 2, और इसमें आप क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे बराबर शून्य लेके या भाग देके करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से व्यंजक बहुपद है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 9 है और प्रश्न क्रमांक 9 में क्या बताया उसने, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहला क्या है, करनी 3x का वर्ग ऋण 2x और दूसरा दिया है 1 ऋण 5x, करनी के अंदर 5x, दोनों में से कौन से व्यंजक बहुपद है। तो पहला वाला, तो पहला क्या है, करनी 3x का वर्ग ऋण 2x, ये क्या है बहुपद है, पहला है, और दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है, उसका औचित्य बताने को कहा है, तो आपको औचित्य कैसे बताएंगे, क्योंकि जो आपका जो चर है, चर करनी में नहीं होता, चर क्या नहीं होता, करनी में नहीं होता। जैसे आप बता सकते हैं करनी 3x का वर्ग ऋण 2x में चर की प्रत्येक घात क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या बताएंगे, पहले वाले में इसमें चर की प्रत्येक घात कैसी है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मालूम है आपको,
0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या होती हैं। और दूसरे में क्या है, ये बहुपद नहीं बताएं। अब क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर चर की घात, जैसे यहाँ दिया है 1 ऋण करनी के अंदर 5x, तो यहाँ पे देखो हम इसको घातांक में बदलते हैं, तो 1 ऋण 5x की घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और ये 1/2 क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, तो इसका औचित्य बता देंगे, अतः चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गुणनखंड निकालिए। इसको आप 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1 इसका गुणनखंड निकालने को है, तो ये इसको हल करें ऊपर वाला, तो आप इसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1, क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे, तो प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करो, गुणा करने 12 आया, और जोड़ने घटाने कितना अंची ऋण 7, 4 तिया 12, देखो ये हमने तोड़ दी, मध्य पद को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x ऋण 3x धन 1। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन निकल गया 4x, यहाँ बचेगा 3x ऋण 1, और यहाँ से ऋण 1 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, ऋण 1 कॉमन निकला, तो यहाँ बचा 3x ऋण 1। फिर ये 3x ऋण 1 कॉमन हो जाएगा, तो अगले क्वेश्चन में बच जाएगा 4x ऋण 1, तो आपका एक गुणनखंड हो जाएगा 4x ऋण 1, क्या आ जाएगा, 3x ऋण 1 कॉमन ले ली हमने, तो अगले क्वेश्चन क्या आ जाएगा 4x ऋण 1, ये इसका गुणनखंड टूट गया। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, चतुर्थांश किसे कहते हैं। प्रश्न क्या कहा है, चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है चतुर्थांश कार्तिक तल पे बनते हैं, ये कार्तिक तल पे बनाते हैं, एक कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से जो बनता है उसे क्या कहते हैं। तो अब चतुर्थांश हम बना के बताते हैं, देखिए आपको हमारा प्रश्न चतुर्थांश का था। सबसे पहले तो हमने ये 2 रेखाएं खींच दिए, ये दो रेखाओं में आपको 4, एक प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ये 4 चतुर्थांश हो गए। इसका यहाँ पे मूल बिंदु आ जाएगा, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, मूल बिंदु आ जाएगा। आपका मूल बिंदु मिल गया। अब आपको प्रश्न ये पूछा है, क्या पूछा है प्रश्न में पूछा है चतुर्थांश किसे कहते हैं। प्रश्न में क्या कहा है, चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा देना है बस हमें। तो कार्तिक तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको, कार्तिक तल को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। इसके बाद इसी का 8वें में क्या आया, 8वें में पूछा है बिंदु 3 0 एवं 5 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप बता सकते हैं, ये चतुर्थांश की आपको नॉलेज होना, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय और ये चतुर्थ, चौथे नंबर का। अब आपको ये पूछा है तो प्रथम में धन वाले मान आते हैं, x भी धन में रहता है, y भी। द्वितीय में क्या रहता है, ऋण धन, और तृतीय में ऋण और चतुर्थ में धन ऋण। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं 3 और 0, x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी, तो ये 3 0 किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश, एवं 5 3 किस चतुर्थांश में, ये भी प्रथम में। दोनों के मान धन वाले हैं, इसलिए कौन से चतुर्थांश में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न 11 देखिए, 0 और 2 समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल है या नहीं। तो आपको यहाँ पे 0 और 2 किसके मान है, x और y के मान। तो इस समीकरण में रख के देख लीजिए, x ऋण 2y बराबर 4, तो x का मान क्या हो गया, 0 ऋण 2, y का मान 2 बराबर 4, ऋण 2 का गुणा 2 में किया तो क्या हो गया, ऋण 4 बराबर 4। तो यहाँ पे ऋण 4 बराबर 4 आ रहा है, तो ये हल है या नहीं, तो इसका हल नहीं आएगा। यदि बराबर आ जाते तो इसका हल आ जाता। फिर रेखिक समीकरण 2x धन y बराबर 0 के कोई 3 हल निकालिए। तब इसके 3 हल आप कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, आप इन प्रश्नों को देखकर और तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये अब तक आपको मालूम नहीं होगा तो आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। प्रश्न क्या है आपका, समानांतर चतुर्भुज क्या क्या दिया हुआ है, ये देखिए। सबसे पहले आधार दिया है और क्या दिया है, शीर्षलंब दिया है। क्या दिया है, आधार और शीर्षलंब। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार कितना है, 20 गुणित 10 तो बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा, गुणा कर देना बस। उसके नीचे भी एक प्रश्न दिया है, इसको देख सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलन से प्रश्न आएंगे, जैसे ये दिए हुए हैं। फिर उसके अध्ययन दिया है, इसको आप देख सकते हैं। प्रायिकता से 2-2 अंक के प्रश्न होंगे ये आप इस प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम पूरे प्रश्नों को आप यहाँ समझा दें। ये इन प्रश्नों को आप देखते जाइए, ये आपके मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझिए कि आपके एग्ज़ाम में आना ही है, कंफर्म समझिए ये प्रश्न। इस प्रकार से 23 प्रश्न हैं, आप देख लीजिए इनको। हमने आपको यहाँ पे इस पेपर जो बताए हैं इसके माध्यम से समझाएं आपको पूरा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। तो बच्चों आप इस पेपर के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका ये पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यदि और आपका जो पेपर है गणित का, उसकी तैयारी अच्छे से करके जाइए और पेपर अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।